हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है मुझे भी शांत क्लास में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है कि लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज हम एक नया टॉपिक बात करने वाले हैं। आज की टॉपिक जो होने वाला है, आपको होने वाला है क्या? सेलों का संयोजन। ये आपका देखिए चैप्टर 3 चल रहा था। चैप्टर 3 आपका चैप्टर समाप्ति की ओर है, ठीक है। इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 लेक्चर में आपका ये चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है, ठीक है। तो आपका ये लेक्चर नंबर 9 है। इसके पहले हमने 8 लेक्चर कंप्लीट किया है और उसमें हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियरली 1 बाय 1 करके हमने हर एक चीज़ को डिस्कस किया है। तो अगर आपने पीछे लेक्चर्स नहीं अटेंड किए हैं तो उसे जरूर एक बार अटेंड कर लीजिए, ताकि आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो सके। आज की क्लास में देखिए हम देखने वाले हैं सेलों का संयोजन, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और याद रखिए कि सेल और डायोड, डायोड आपका होता है पार्ट 2 का मॉडर्न फिजिक्स से आता है, और सेल इन दोनों को मिलाकर ना, मतलब जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे हो सकते हैं जो 5 नंबर क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो इन दोनों को मिलाकर बनाए जाते हैं। तो सेल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको एकदम ध्यान से समझिएगा कि किस तरीके से इसका संयोजन किया जाता है, क्योंकि यहाँ से आपका कंफर्म हो सकता है 5 के 5 नंबर पूरा। तो ये आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपको बता दें कि ये आपका एक प्रचंड सीरीज चल रही है, जिसपे आपका जेपी साइंस क्लासेस पर प्रचंड सीरीज के दौरान, मतलब इस सीरीज में आपका पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा आपका पूरे बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस है उसका यहाँ पर प्रिपरेशन कराया जा रहा है। और साथ ही आपको आने वाले समय में से मॉडल पेपर और पीवाईक्यू भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिससे आप अच्छे से वेल मेंटेन हो सके अपने एग्जाम के लिए। अगर आप टारगेट कर रहे हो 2025 को बोर्ड या फिर 2026 बोर्ड को, तो आपके लिए क्लास होने वाली है, जरूर इसको पूरा अटेंड कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, सबसे पहले आज हमको पढ़ना क्या है? सेलों का संयोजन। क्या होता है सर सेलों का संयोजन? तो देखिए, सेल जैसे आपका होता क्या है, देखिए यहाँ पर आपका ये एक सेल हो गया, मतलब इसका विद्युत वाहक बल होता है ई, आंतरिक प्रतिरोध आर, और ये आपका सेल, एक प्लस होता है इधर इधर में। तो ये तो आपका एक सेल हो गया। तो ऐसे ही कई जब सेल हम जोड़ते हैं तो उनको हम देखिए किस प्रकार जोड़ सकते हैं। एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है। तो सेलों का संयोजन हम कैसे हम करते हैं, इसी चीज को आज हम क्लियर करने वाले हैं। देखिए, सेलों का संयोजन क्या है? एक सेल द्वारा परिपथ में बहुत कम धारा बहती है, इसलिए परिपथ में धारा बढ़ाने के लिए सेलों को जोड़ा जाता है। सेलों का संयोजन बैटरी को कहते हैं। और ये बात याद रखिए, यहाँ देखिए आपसे कभी ना एक नंबर परिभाषा पूछी जाती है कि बैटरी क्या होता है। तो देखिए याद रखिए, सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। ये बहुत छोटा सा परिभाषा है, बहुत छोटी चीज है, लेकिन यही आप लोग क्या करते हो, छोड़ देते हो, तो एग्जाम में आप फंस जाते हो। बिल्कुल भी आपको किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है। देखिए, बैटरी क्या होता है? जब आप एक से अधिक सेलों को क्या करते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं। अब श्रेणी क्रम में जोड़ें, समांतर क्रम में ये मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ, अगर आप एक से अधिक प्रकार के सेलों को जोड़ रहे हैं तो वहां पर जो बनता है उसे बोलते हैं बैटरी। इसका उपयोग टार्च, ट्रांजिस्टर, कार आदि में किया जाता है। चलिए आपको एक एग्जांपल देते हैं। आप टार्च लियो, देखियो जो ये लंबी वाली होती है, इसके अंदर 3 सेल लगाए जाते हैं। कितने सेल लगाए जाते हैं? 3 सेल। तो 3 सेल क्यों लगाए? तो देखिए, 3 सेल इसलिए लगाया जाता है क्योंकि एक सेल से उतना धारा नहीं मिल पाता जिससे टॉर्च अच्छे से जल पाए। लेकिन जब 3 सेल लगा देते हैं तो उसमें से काफ़ी धारा निकलती है, जिससे क्या होता है कि सेल अच्छे से जो टॉर्च होता है वो अच्छे तरीके से जलता है। तो वही बोल रहे हैं कि जब धारा 1 से कम पड़ती है तो हम क्या करते हैं, 2-3 सेलों को जोड़ देते हैं, उससे वो बढ़कर बैटरी का काम करती है। लेकिन जब कई सेल को आप जोड़ देते हैं, क्या हो जाता है? बैटरी। अब इसके बाद देखिए, इनको हम सेलों का संयोजन करते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार। तो कौन-कौन सा है सर, जल्दी से देख लेते हैं चलिए। पहला आपका है श्रेणी क्रम संयोजन। पहला क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन। तो क्या होता है सर श्रेणी क्रम संयोजन? इस चीज को हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। देखिए, सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए एक सेल का ऋण टर्मिनल को दूसरे सेल के धन टर्मिनल से, और दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल को तीसरे टर्मिनल के धन सिरे से, तथा इसी प्रकार आगे जोड़ते जाते हैं। देखिए, एक आपका सामान्य रूप लिखा है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको ये सामान्य रूप नहीं आता। यहाँ पर जो लिखा है उसको हम दिखा दे रहे हैं आपको, उसको एकदम अच्छे से दिखाकर बताकर मतलब क्लियर कर दे रहे हैं। फिर हम बात करेंगे उन चीज़ों की जो कि एग्ज़ाम में भी आते हैं। ऐसा नहीं सर ये नहीं आएगा, ये भी आ सकता है, पर जब क्वेश्चन ज़्यादा क्या बोलते हैं कि डिफ़िकल्ट बनाने की कोशिश किया जाता है, तब उस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, यहाँ पर साफ-साफ कह रहा है कि आपके पास देखिए सेल है ये, ठीक है? ये आपका एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। इस तरीके से आप और भी जोड़ सकते हो, हालाँकि हम 3 ही जोड़ रहे हैं, ठीक है? कितने जोड़ रहे हैं? 3। और आपका यहाँ से ये। अब बात समझिएगा, एकदम ध्यान से हर बात क्लियर कीजिएगा। देखिए, इसका विद्युत वाहक बल आपका होगा E1, इसका विद्युत वाहक बल E2, इसका विद्युत वाहक बल E3। इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है, इनका जो आंतरिक प्रतिरोध, देखिए इसका आंतरिक प्रतिरोध R1, इसका आंतरिक प्रतिरोध R2, इसका आंतरिक प्रतिरोध R3। इन तीनों सेलों को हम श्रेणी क्रम में जोड़े हैं और इनको एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जोड़ दिया। अब ध्यान समझिए बात को। देखिए, ये आपका इस प्लस है, माइनस है,
ये प्लस, ये माइनस है, और ये प्लस और ये माइनस। तो आपका जो परिभाषा इसमें लिखा है श्रेणी क्रम, क्या कहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में एक सेल के ऋण टर्मिनल को दूसरे के धन टर्मिनल से, फिर दूसरे के ऋण को तीसरे के धन से, और इसी तरीके से सभी सेलों को जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है आपका, इस प्रकार का जो संयोजन आपका होता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अभी देखिए इस चीज को हमने सॉल्व कर दिया, लिख दिया अच्छे से। अच्छा अब ये बताइए, क्या इस सेल से धारा निकलेगी? बिल्कुल सर निकलेगी। इस सेल से इससे भी निकलेगी, इस सेल से इससे भी निकलेगी, यानी सभी से धारा निकलेंगे। अब ध्यान से देखो इस बात को कि तीनों एक ही दिशा में धारा निकल रही है, यानी यहाँ जो धारा आ रही है तीनों आ रही है। अच्छा तो ये धारा सिर्फ एक कारण मिल रही है, तीनों कारण मिल रही है? सर तीनों कारण मिल रही है। ठीक, तो ये होता है। अब ये संयोजन तो इस तरीके से होता है, फिर इनके मान कैसे लिखे जाते हैं, कैसे किस तरीके से होता है, इस चीज को समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए इस चीज को समझाने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। थोड़ा डिलेट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। अभी इस चीज को हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। ठीक है, क्यों परेशान करो। ये आपका यहाँ पर हम इसको ले चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक, अब इस चीज को समझिए। ठीक है, बिल्कुल एक भी पॉइंट नहीं स्किप करना है आपको, हर एक बात को अच्छे से क्लियर समझना है। देखिए है क्या यहाँ पर आपका ये है सेलों का संयोजन। तो इसमें अगर आपसे पूछे कुल विद्युत वाहक बल कितना हो, देखिए कुल क्या निकालना है आपको, कुल विद्युत वाहक बल। देखिए कुल विद्युत वाहक बल जो यहाँ पर, तो कुल विद्युत वाहक बल, अच्छा देखिए क्या सभी एक ही क्रम में जुड़े हैं, सभी की दिशा समान है? बिल्कुल सर समान है। तो कुल विद्युत वाहक बल जो आपको ई निकालोगे, ई इक्विवेलेंट लिख देते हैं इसको। ई इक्विवेलेंट होता है ई तुल्य। ई तुल्य अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ दो क्या हो जाएगा आपका E1 प्लस E2 प्लस E3, ये तीनों को जोड़ दिए, ये आपको हो गया क्या, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य विद्युत वाहक बल। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो कुल धारा, क्या निकाल सकते हो, कुल धारा। लेकिन धारा से निकालने पहले आपको तो विभवांतर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए ये विद्युत वाहक बल हो गया, धारा निकालना है आपको, तो धारा निकालने का सबसे पहले प्रतिरोध निकाला होगा, तुल्य प्रतिरोध भी निकाल लीजिए, तुल्य प्रतिरोध। तो तुल्य प्रतिरोध जो होगा ये क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपका तीन प्रतिरोध बाहर से एक ही है, टोटल चार प्रतिरोध है, तो कुल अगर प्रतिरोध आप निकालोगे आर इक्विवेलेंट, ये आपका हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल, क्योंकि सभी के सभी किस में जुड़ जाएंगे, श्रेणी के। तो इस तरीके से आपको कुल प्रतिरोध निकल गया। अब आप निकाल सकते हैं यहाँ पर धारा, तो जो आपका जो धारा निकलेगा, तो देखिए धारा बराबर क्या आएगा, धारा जो आप निकालोगे तो आपका यहाँ पर आएगा आई। आई बराबर होता है देखिए कुल विद्युत वाहक बल, यानी ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। ये निकालते हो तो आ जाएगा ओम के नियम के साथ, तो आपका आई बराबर क्या आ जाएगा, ई के माना है E1 प्लस E2 प्लस E3। देखिए इस तरीके से आपका ई एन तक हो सकता है, हमने तीन लिया है, हो सकता है आपके संयोजन में क्वेश्चन तीन से चार दे दे, पांच दे दे, 10 दे दे, तो आपका ये ई एन तक ऐसे जुड़ेगा। अपान में आपका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट वैल्यू क्या दिया है, देखो यहाँ पर आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, देखो इस चीज को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, आर प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे करके आर एन तक। ठीक है, सभी को हम श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्या फाइनल रिजल्ट जो आपका आ गया किसका, श्रेणी क्रम का। तो कैसा आपको लग रहा है ये, क्या आपको इसको याद रखने में कोई तकलीफ होगी? बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आप एक ही चीज को अच्छे से निकाल रहे हो। देखो ये आपका हो गया क्या, कुल विद्युत वाहक बल, ये आपको हो गया प्रतिरोध। अब प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल से निकाल लेते हैं क्या, धारा। तो धारा अगर निकाल रहे हैं तो धारा यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आई बराबर होगा कुल विद्युत वाहक बल कुल प्रतिरोध। अब कुल विद्युत वाहक बल का हम यहाँ लिख दें, कुल प्रतिरोध मान ये, तो ये आपका धारा हो गया। देखिए सामान्य परिस्थिति में, किस परिस्थिति में था, सामान्य परिस्थिति में। लेकिन क्या ऐसा ही हमेशा हमको सर देगा, नहीं, कभी कभी आपको कुछ चेंज भी करेगा। चेंज क्या करेगा, तो देखिए ये आपका जो था यहाँ पर, ये आपका केस नंबर फर्स्ट बनाते हैं, ये आपका कंडीशन फर्स्ट इस तरीके से दे सकते हैं। अब कंडीशन सेकेंड भी कुछ अप्लाई होता है। अब कंडीशन सेकेंड क्या अप्लाई होता है, देखिए यहाँ पर आपका केस फर्स्ट सेकेंड, अब केस सेकेंड बात करें, देखिए आपको यहाँ बनाएगा सेम वैसे रहेगा, कुछ अलग नहीं होगा। लेकिन कुछ अब आपको अच्छा बताना है इसमें कि सर इसमें अलग क्या बना है। ठीक है, आपको इसमें बताना है कि इसमें अलग क्या बना है। अगर आप बता ले गए इसका मतलब आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो, और नहीं तो फिर आप भी केवल और केवल टाइम पास कर रहे हो अपना, पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर। तो अब आपको बताना है इसको, बताइए क्या इसमें कुछ चेंज है पिछले वाले क्वेश्चन से, क्या इस क्वेश्चन में कुछ चेंजेज हैं?
ये आपका हो गया E1, ये आपका हो गया E2 और ये आपका होगा E3। ये आपका है प्लस, ये माइनस, ये प्लस, फिर से प्लस और ये माइनस। यहाँ से प्रतिरोध आपका R1, ये R2, ये R3 और ये आपका बाय प्रतिरोध R। इसमें धारा आपका ऐसे जाएगी I। तो क्या इसमें कुछ आपको पिछले वाले फिगर से कुछ चेंज दिख रहा है? एक बार चलिए आपको दिखा देते हैं पिछला वाला फिगर। ये आप इसको देखिए, देख लीजिए, अच्छे से देख लिए। चलिए अब इसको देखिए, क्या आपको कुछ चेंज नजर आया? तो जितने लड़कों को अच्छे से क्लियर नजर आया तो वो सही सही दिशा में पढ़ रहे हैं, और जिनको नहीं समझ आया तो देखो भाई आपकी नजर क्या कमजोर हो गई अभी। मतलब अभी आप क्लास 12th में और आपकी नजर कमजोर हो गई है, नहीं देख पा रहे हो चीजों को, नहीं कर पा रहे हो। देखो ध्यान से देखो चीजों को, तो यहाँ पर आपको एक चीज डिफेक्ट दिखेगा। क्या? देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस था, लेकिन यहाँ पे इसका जो सिर था पलट गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, उल्टा हो गया। फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस, ये सीधा है, लेकिन बीच वाला क्या हो गया, बीच वाला आपका उल्टा हो। मतलब अब अगर आप कुल विद्युत हवन निकालोगे, ई इक्वलेंट निकालोगे, तो देखिए अगर आप ई इक्वलेंट निकालोगे तो E1 तो आपका कैसा सही था, लेकिन E2 का दिशा बदल गई। E2 क्या हो गई, दिशा बदल गई। अब देखिए अगर आप इधर देखो तो प्लस था, माइनस लिया, माइनस हो गया। मतलब दिशा बदलने की वजह से इसको प्लस तो करोगे, लेकिन ये आपका माइनस हो जाएगा। माइनस E2 और प्लस E3, बस। अब इसको ऐसा क्यों कर दिए सर? इसलिए कर दिए क्योंकि देखो ये ये वाला धारा दे रहा है, प्लस से धारा निकलती है, ये धारा इधर दिया, ये वाला भी धारा इधर दिया, लेकिन ये घुमाने की वजह से धारा इस तरफ निकालेगा, तो क्या करेगा, ये उनका विरोध करेगा, उस धारा को कम करेगा। तो कम करेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो E1 माइनस E2 प्लस E3, कहने तात्पर्य अगर किसी की दिशा घुमा देते हो आप, अगर किसी की दिशा घुमा देते हो तो वो प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, जुड़ेगा लेकिन माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर उसकी दिशा। इस तरह अगर आप आर को निकालोगे, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अगर ये बदला है तो हम आर को माइनस कर देंगे। नहीं, प्रतिरोध कभी भी नहीं माइनस होता, प्रतिरोध हमेशा प्लस होता है। मतलब अगर आप आर को निकालोगे तो आपको बाहर प्रतिरोध आर प्लस आंतरिक प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 ही लिखना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो क्या आप धारा निकाल सकते हो, बोल धारा निकाल सकते हो। आई क्या आएगा, आई आपका आ जाएगा E1 माइनस E2 प्लस E3 अपान अपान में R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R, इस तरीके से। तो ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, और देखिए यही बन आपको एग्जाम में आएगा। यही मतलब ये आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यही एग्जाम में आएगा, ऐसे समझ लो। क्यों? क्योंकि सर हम क्या होता है ना कि बहुत सारे जो होते हैं टीचर्स होते हैं और बच्चे, वो सिर्फ इसको पढ़ते हैं और उनको ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, या बुक में भी देखते हैं, बुक में उनको यही मिलता है कि सर हमने श्रेणी क्रम समझ पढ़ लिया, ये चीज़ हमने पढ़ लिया, हमको समझ। लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं, पढ़ना पलटते हैं, तब देखते हैं उनके सामने एक क्वेश्चन आया होता है जिसका सिर तो घुमा हुआ होता है, ये बीच वाला तो कुछ नाटक ही अलग कर रहा होता है कि सर हाँ ये तो हमने पढ़ा था सब एक ही दिशा में, ये तो बीच घूम गया। तो देखो ये किताब की लाइन है, ये जो आप यहाँ लिखा है ना, ये वाला ये किताब की साफ साफ लाइन है कि ऐसा होता है श्रेणी क्रम में। लेकिन क्या इस लाइन को पढ़ने के बाद आप इस चीज को क्लेरिफाई कर पाओगे, बोलो क्या आप इसको क्लेरिफाई कर पाओगे? नहीं सर, क्योंकि ये उसके अनुसार नहीं है, ये बदला हुआ है। हाँ, तो अगर आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ना है तो आपको इन चीजों को भी डिस्कस करना होगा, और ताकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा दे, आपका तो चुटकी बजा हल कर देंगे एकदम। हम लोग सर पढ़ के आया है, जेपी स्टार लेकर आए हैं, आपको आज एक जेपी स्टार भी दे रहे हैं। ठीक है, उसको लेकर जाइए, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है उसको फोड़ कर आइए। देखिए आपके लिए यहाँ पर एक जेपी स्टार है क्या, और जब नाम आ गया तो इसका काम भी आ जाएगा। देखिए जेपी स्टार ये है, आप किधर से भी जाओ, ठीक है, आप किधर से भी जाओ, अगर इनमें कोई भी देखो यहाँ पर जेपी स्टार ये है कि जो विद्युत वाहक बल होता है, क्या विद्युत वाहक बल, ये क्या होता है, यह जुड़ या घट सकता है, घट सकता है, परंतु परंतु प्रतिरोध प्रतिरोध सदैव सदैव जुड़ता है। ये आप लीजिए पिस्टा, क्योंकि हो सकता है आप आगे चल के गलती कर दो, जैसे हमने कहा ना कि आप यहाँ पे बोल सकते हो कि माइनस, आपके मन में आया होगा कि माइनस ही होगा, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, तो माइनस होगा, ये आपके मन में आया होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो याद रखिए प्रतिरोध हमेशा जुड़ता है, लेकिन आपका विद्युत जुड़ भी सकता है, घट भी सकता है, और जरूरी नहीं कि सब प्लस का माइनस से ही जुड़ा हो, माइनस का माइनस से भी जुड़ सकता है और प्लस का प्लस से भी जुड़ सकता है, दोनों चीज हो सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल आप एक ही चीज को माइंड में मत लेके चलिए, हर चीज को समझिए, हर टॉपिक को समझिए, हर स्टेप को समझिए। ठीक है, तो ये आपका देखिए केस सेकंड था, ये काफी मतलब पिछले वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। ये आपका आई लिख लो, PVI लिख लो, जो भी आपका होगा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट आपका है। ठीक है, तो इसको VVI लिखो, IVV क्या लिखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये आपका हो गया श्रेणी क्रम संयोजन।
कौन सा क्रम संयोजन? श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम क्या चले समांतर क्रम संयोजन को? बिल्कुल सर, प्रस्थान करते हैं हम समांतर क्रम संयोजन। कैसा लग रहा है आपको? देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, सेलों का समांतर क्रम में जोड़ने के लिए सभी सेलों के धन टर्मिनलों को एक साथ तथा ऋण टर्मिनलों को एक साथ जोड़ देते हैं। यानी इसमें कह रहा है समांतर क्रम में क्या होता है, सभी के धन टर्मिनल को एक साथ और ऋण टर्मिनल को एक साथ जोड़ देते हैं समांतर क्रम। अब सर पढ़ने से नहीं समझ, तो सर फिगर दिखा दीजिए। बिल्कुल फिगर देखो, देखो इसमें कह रहा है ये आपका जो सेल है, ठीक है, ये सेल आपका ये है, यहाँ पर ये ओके। फिर दूसरा सेल यहाँ पर ओके, तीसरा सेल यहाँ पर ओके। देखिए ये आपका हो गया, ठीक है। अब सर इसको हम कैसे क्लेरिफाई करेंगे, कैसे समझेंगे सर, ये हमको करना है। चलिए तो बिल्कुल आपको एक एक पॉइंट समझाया जाएगा, बिल्कुल भी घबराया नहीं, अच्छे से समझिए। ये चलिए, अब क्या आपको दिख रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है, कुछ लिख दिया जाए इसका नाम का। चलिए देखिए आपका हो गया विद्युत वाहक बल E1, ये आपका हो गया विद्युत वाहक बल E2 और ये आपका हो गया विद्युत वाहक बल E3। आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 R3 और ये आपका बाह्य प्रतिरोध कैपिटल। अब देखिए इसमें धारा जो जाएगी यहाँ से, ये आपका I1 आएगी, यहाँ से आपका I2 आएगा, यहाँ से आपका I3 आएगा। हालांकि मिलकर यहाँ क्या बनाएंगे, I बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से I बनाएंगे और यहाँ पर I ही जाएगा। तो इस तरीके की जब चीजें होंगी तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि नहीं सर हमको I के मान बताइए, क्या मान बताइए I। तो इस तरीके से हल होने वाला है। देखिए यहाँ पर हम इस चीज को थोड़ा सा पहले क्लियर कर दिए, हालांकि इस संयोजन में आप सेलों के संयोजन इस चीज को नहीं पढ़ते हो, इस चीज को पढ़ते हो आगे भी जब पढ़ोगे किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ के नियम में वोल्टता का नियम जो है उसमें आप इस चीज को पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पर आपको इतना पता होना चाहिए, इससे कुछ धारा निकलेगी, इससे कुछ धारा निकलेगी, इससे कुछ धारा निकलेगी और तीनों आके जुड़ जाए। तो ये आपका होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज को हम क्लियर कर देते हैं। अब क्या इसका भी आप बना सकते हो विद्युत वाहक बल खुल कर, तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं इसको क्या। सबसे पहले आप लिखा होगा कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल। लेकिन इसका एक इंटरेस्ट बा, क्या इंटरेस्ट है कि आप कुल विद्युत वाहक बल निकालने से पहले आपको एक चीज निकालना पड़ेगा, क्या, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। देखिए यहाँ पर अगर कुल प्रतिरोध निकाल रहे हो तो सबसे पहले आपको ये तीनों जो है श्रेणी क्रम में, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में है, सॉरी समांतर क्रम, किसमें, समांतर। इन तीनों का पहले समांतर क्रम में जोड़ो, समांतर क्रम में जोड़ो क्या होगा, 1/r इक्वलेंट इजकल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये आपको होगा, ये आपका क्या होगा, कुल प्रतिरोध। देखिए अब यहाँ से अगर आप आर इक्वलेंट निकालेंगे, आर इक्वलेंट आपका इस ये आपका आर इक्वलेंट है, तो आप क्या करो दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल आर प्लस, इनको जोड़ना है, देखिए 1/r इक्वलेंट, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब बात को समझो, जो कुल विद्युत बल है सर हम इसे क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ देखिए आपको जो आता है ई इक्वलेंट, ई इक्वलेंट अपान होता है आर इक्वलेंट, ये स्मॉल आर बराबर यहाँ पर आपको होता है E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3, ऐसे करके आप जा सकते हो E/R या, समझ आ रहा है। तो ये आपका होगा, यहाँ देखिए विद्युत बल अगर आप निकालेंगे इस, सॉरी, विद्युत बल अगर आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमने विद्युत वाहक बल का तुल्य निकाल लिया, प्रतिरोध निकाल लिया, अब हमको निकालना है क्या, धारा। तो अगर आप धारा निकालना चाहते हो तो धारा आपका आई बराबर क्या हो जाएगा, देखो आपका आई बराबर होगा ई इक्वलेंट अपान आर इक्वलेंट, बोलो यही होगा कि नहीं, हाँ सर ये होगा। तो बस आप इसमें मान रख दो, आई बराबर क्या हो जाएगा, ई का मान, देखिए ई का मान क्या है यहाँ पर, ई का मान आप इस चीज को देखेंगे तो आपका आएगा ई इक्वलेंट, ई इक्वलेंट अपान आर इक्वलेंट, ठीक है। इसके अपान में आपको हो जाएगा कैपिटल आर इक्वलेंट, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें आपको हम पूरा नहीं लिखेंगे, आप चाहो तो मान अलग से निकाल सकते हो, देखो कैसे निकालना है आपको। तो आपने क्या करना है, यहाँ सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालने में आपको आर तुल्य से यहाँ से ये निकालना है, ये दोनों चीजें निकल जाएंगे तो आप इस फॉर्मूले में रख देंगे तो आपका धारा निकल जाए। इसमें कोई भी ज़्यादा ये सोचने वाली बात नहीं कि कैसे निकलेगा, आसान भाषा में निकल जाएगा, सिंपल है। अच्छा सर यहाँ पर जैसे ये तीनों देखिए यहाँ भी क्या है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरीके से। अच्छा मान लीजिए इसमें भी कोई पलट गया था, इसमें भी किसी का मुंह घूम गया, तब क्या करेंगे सर। तो करना सिंपल है भाई, आपको यहाँ पे जेपी स्टार मिल चुका है पहले ही,
क्या विद्युत वाहक बल जुड़ या घट सकता है अगर मुंह घुमाता है? देखो बात समझो, अगर मुंह घुमाता है तो यहाँ पर जैसे प्लस है ना, इसको आप लिख सकते हो माइनस, या प्लस है माइनस लिख सकते हो। मतलब जो मुंह घुमाएगा उसको आप क्या कर दोगे, माइनस। जो मुंह घुमा देगा उसको कर दो माइनस, बाकी रहेगा प्लस। बस, सिंपल है कि नहीं? बोलो क्या अब आपको क्लियर हो क्या? किस तरीके से समांतर क्रम संयोजन करना है और किस तरीके से श्रेणी क्रम संयोजन। ये काफी महत्वपूर्ण आपका टॉपिक रहने वाला था, ठीक है, जिसको हमने अच्छे से एकदम क्लियर कर लिया। सेलों का संयोजन, ठीक है, ये देखिए समांतर क्रम भी हमने देख लिया और श्रेणी क्रम भी देख लिया। दोनों सेलों का आपका जो संयोजन था उसको हमने देख लिया। याद रखिएगा कि तुल्य में थोड़ा सा आपका इस तरीके से आता है, ठीक है। अगर समांतर क्रम में देखा है तो समांतर क्रम में हट के होता है, और श्रेणी क्रम का उससे थोड़ा ईजी होता है। ईजी मतलब सिंपली जुड़ जाता है, दोनों जगह प्रतिरोध भी और विद्युत वाहक बल भी। जबकि अगर समांतर क्रम में याद रखिए कि डायरेक्ट नहीं जुड़ता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, विद्युत वाहक बल अपान आपका कुल प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध जो आंतरिक है उसका तुल्य बराबर E1 अपन R1 E2 अपन R2, इस तरीके से। तो ये हम आज की क्लास को इसको यहीं तक रखते हैं। सेलों का संयोजन पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली एक लेक्चर और होगा इस चैप्टर में, मतलब टोटल 10 लेक्चर में हम इस चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ये चैप्टर काफी थोड़ा बड़ा भी था और आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट भी था। तो बिल्कुल आपको कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है, हर एक चीज को अच्छे से समझिए। आपको जितने भी लेक्चर्स होते हैं सभी लेक्चर्स के हैंड रिटन नोट्स जो यहाँ पर हमको लिख कर ही बता रहे हैं, ये प्रॉपर आपको मिल जाते हैं। कहाँ पर? आपको यहाँ पर मिल जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो जेपी साइंस क्लासेस टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारे पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और